हेलो एथलीट्स, ये वीडियो स्पोर्ट्स इंजरी सीरीज की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी, टाइप्स ऑफ इंजरी। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख लें। और आज की वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी, और हम बात करेंगे फर्स्ट एड क्या होता है और फर्स्ट एड के एम एंड ऑब्जेक्टिव को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते समय और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते समय अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो बहुत सारी इंजरी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कॉजेज ऑफ इंजरी। सबसे पहले देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर वार्मिंग अप। अगर कोई एथलीट गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले अच्छी तरह से वार्म अप कर लेता है, यानी कि जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप दोनों वार्म अप कर लेता है, तो उसकी मसल टोन्ड अप हो जाती है और आगे आने वाला स्ट्रेनियस लोड को लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे इंजरी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की मदद से बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स को अवॉइड करता है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, इसकी वजह से उसकी बोन वीक हो जाएगी और आगे चल के उसे स्पोर्ट्स इंजरी जैसे फ्रैक्चर और डिसलोकेशन की समस्या हो सकती है। मींस अगर कोई व्यक्ति बैलेंस डाइट ले तो काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स इंजरी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। मींस एथलीट जिस भी गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहा है उसे उस गेम की अच्छे से स्किल और टेक्निक पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति हाई जंप के लिए जा रहा है तो हाई जंप में एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है फॉसबेरी फ्लॉप। अगर वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे इस टेक्निक को इस्तेमाल करना अच्छे से आना चाहिए, जिससे उसे किसी तरह की इंजरी ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई जंप भी कर सके। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें टेक्निक होती है क्लीन एंड जर्क और टू हैंड स्नैच, तो उसे इस टेक्निक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट भी उठा ले और किसी तरह की इंजरी भी उसे ना हो। नेक्स्ट है डोंट डू ओवर ट्रेनिंग। मीन्स यदि आप बिगिनर हैं और आप नई एक्सरसाइज को सीख रहे हैं तो आपको एक ही दिन में जाकर बहुत सारी एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने लोड को इंक्रीज करना चाहिए। इससे उस लोड को लेने के लिए आपकी मसल और बॉडी तैयार हो जाएगी, जिससे किसी भी तरह की स्पोर्ट्स इंजरी भी नहीं होगी। और यदि आप पहले ट्रेनिंग करते थे लेकिन आपने काफ़ी लंबे समय से कोई ट्रेनिंग नहीं की है, तब भी आपको धीरे धीरे लोड को ही बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हो सकता है एथलीट ने अच्छे से वार्म अप किया और उसने बैलेंस डाइट भी लिया और उसे स्पोर्ट्स की स्किल भी अच्छे से आती हो, फिर भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें स्पोर्ट्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, क्रिकेटर्स हेलमेट, पैड और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उन्हें किसी तरह की स्पोर्ट्स इंजरी ना हो। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। मीन्स किन कारणों की वजह से स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। मीन्स अगर हम प्रिवेंशन को ठीक तरीके से फॉलो ना करें तो हमें स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। मीन्स प्रिवेंशन को अगर हम उल्टा कर दें तो यही उसके कॉज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, प्रिवेंशन में हमने पढ़ा था प्रॉपर वार्मिंग अप, लेकिन कॉज हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। मीन्स यदि कोई व्यक्ति बिना वार्म अप किए या बिना अच्छी तरह से वार्म अप किए किसी कंपटीशन को खेलने जाता है, प्रैक्टिस के लिए जाता है, तो उसे स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल इनएडुकेसी। मीन्स अगर कोई व्यक्ति अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो उसे भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। थर्ड है
पुअर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, मीन्स बिना स्पोर्ट्स स्किल को ठीक से जाने हुए वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो उससे भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग, मीन्स थकने के बावजूद भी वो प्रैक्टिस करता है तो उससे भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अवॉइड करता है और उनका इस्तेमाल कंपटीशन और प्रैक्टिस के समय नहीं करता है तो उसे भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। और भी बहुत सारे कॉजेज आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उन्हें भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी या मैनेजमेंट और फर्स्ट एड ऑफ इंजरी, मीन्स अगर इंजरी हो जाती है तो हम इंजरी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रेन और स्ट्रेन हो जाने पर हम कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए एक ही ट्रीटमेंट लगभग अपनाया जाता है। इसके लिए बेस्ट मेथड माना जाता है प्राइस और माइस मेथड। अब प्राइस मतलब कीमत नहीं, इसका मतलब है प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। वहीं माइस का मतलब होता है मोबिलाइजेशन, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। इसे हम अब अच्छे से समझते हैं। पहले 24 आवर से 48 आवर तक हमें प्राइस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। पी जो होता है उसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी जो भी इंजर्ड या अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स है उसे हमें प्रोटेक्ट कर देना है जिससे उसका फर्दर मूवमेंट ना हो और इंजरी ना बढ़े। इसके लिए स्प्लिंट और स्लिंग जैसे मेडिकल एड आते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर फॉर रेस्ट, यानी जो भी इंजर्ड या अफेक्टेड बॉडी पार्ट है उसे हमें रेस्ट देना चाहिए, यानी कि उस पर वेट नहीं डालना चाहिए और ट्रेनिंग में भी उस एरिया को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस एरिया पे इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आई फॉर आइस एप्लीकेशन, यानी इंजर्ड बॉडी पार्ट पर हमें 15 से 20 मिनट के लिए आइस को अप्लाई करना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना चाहिए 20 मिनट से ज़्यादा हमें एक बार में आइस को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें आइस बर्न हो सकता है, तो हमें 1 या 2 घंटे के बाद हम दोबारा से आइस को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा दिन भर में हम 6 से 8 बार कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को 2 से 3 दिन तक हमें दोहराना चाहिए। और एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि डायरेक्ट आइस को हमें बॉडी पार्ट्स पे नहीं लगाना चाहिए। इसे पहले किसी कपड़े में या किसी प्लास्टिक बैग में रैप करने के बाद ही हमें बॉडी पार्ट्स पे लगाना चाहिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन में आइस के द्वारा थेरेपी को क्रायोथेरेपी बोला जाता है। इसमें ब्लड वेसल्स में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी ब्लड वेसल जो है श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और पेन नहीं होता है। नेक्स्ट है सी फॉर कॉम्प्रेशन, यानी इंजर्ड पार्ट को हमें कॉम्प्रेस करके रखना है। इसके लिए नी कैप और क्रैप बैंडेज जैसे मेडिकल एड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एडिशनल सपोर्ट तो देता ही है, साथ में एक्स्ट्रा कॉम्प्रेशन में भी मदद करता है। इसकी वजह से कोई रॉन्ग मूवमेंट नहीं होता है। और ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम क्रैप बांधते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ई फॉर एलिवेशन, यानी इंजर्ड बॉडी पार्ट को हमें हार्ट के लेवल से ऊपर उठाकर रखना चाहिए। इसकी मदद से स्वेलिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के हाथ में चोट लगा है तो वो सोते वक्त पिलो का इस्तेमाल कर सकता है हाथों के नीचे, जिससे वो अपने हाथ को एलिवेट कर पाएगा। अगर किसी के पैर में चोट है तो पैर के नीचे पिलो रखकर वो अपने पैरों को एलिवेट कर सकता है। प्राइस ट्रीटमेंट ओवर होने के बाद, यानी कि इंजर्ड पार्ट से इन्फ्लेमेशन खत्म होने के बाद, हीट और रेडनेस कम होने के बाद माइस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जा सकता है। एम स्टैंड फॉर मोबिलाइजेशन, यानी उस अफेक्टेड इंजर्ड पार्ट को अब हमें मूवमेंट में लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उस पार्ट में अभी हमारी स्ट्रेंथ कम है, तो इसलिए हमें सिंपल और इजी एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर किसी मूवमेंट को करते वक्त पेन होता है तो उस मूवमेंट को नहीं करना चाहिए। पहले कुछ सिंपल एक्सरसाइज ऐसी ही मूवमेंट को करना चाहिए। बाकी इसके बाद आता है आई फॉर आइस, सी फॉर कॉम्प्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। इसको सेम हमें दोहराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कंट्यूजन। इसके लिए हमें अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स पर कोल्ड कंप्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी आइस को अप्लाई करना चाहिए। ऐसा दिन में हमें 5 से 6 बार करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी स्वेलिंग है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जा सकती है।
अगर इसके बाद भी स्वेलिंग बनी रहती है तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। और रिहेबिलिटेशन पर्पस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एब्रेशन। एब्रेशन इंजरी में ब्लड कैपिलरीज एक्सपोज हो जाती हैं, तो इस वजह से सबसे पहले हमें उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को फ्रेश वाटर या एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें एक स्टरलाइज गॉज लेकर उसमें पड़ी हुई डर्ट को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद एक दूसरी गॉज लेके उसे ड्राई कर लेना चाहिए। ड्राई होने के बाद हम उस पर इंजर्ड पार्ट पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और बड़े गॉज को लेकर एक अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करेंगे। इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाकर एक अच्छी तरह से ड्रेसिंग करवा लेंगे और टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवा लेंगे। इसके बाद डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें समय समय पर उस ड्रेसिंग को चेंज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है लेसरेशन और इंसिजन का ट्रीटमेंट। इन दोनों इंजरी का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि ब्लीडिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए अफेक्टेड बॉडी पार्ट को हार्ट के लेवल से ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद प्रेशर पॉइंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार अगर ब्लड रुक जाता है तो हमें उसे माइल्ड सोप या वार्म वाटर से धुल लेना चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ पर घाव ज़्यादा है और स्टिचेस लगाने की ज़रूरत है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर घाव नॉर्मल है तो हम उस पर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। स्टेरलाइज गॉज की मदद से लेसरेशन वाले एरिया को कवर कर देना चाहिए और रोलर गॉज की मदद से अच्छी तरह से उस एरिया को कवर कर देना चाहिए। और फिर जब भी आप ड्रेसिंग को चेंज करते हैं तो उस एरिया को ज़रूर क्लीन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अगर किसी तरह का पेन हो रहा है तो पेन किलर लिया जा सकता है। अब देखते हैं फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर किसी बोन में फ्रैक्चर आ गया है तो हमें उस लिम्स का मूवमेंट नहीं करना चाहिए। इसके लिए स्प्लिंट्स और बैंडेज का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे लिम्ब स्टेबल रह सके। अगर कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ है तो उस जगह को हमें क्लीन नहीं करना चाहिए। इसके लिए ड्राई डिसइंफेक्टेड बैंडेज का इस्तेमाल किया जा सकता है और इमीडिएटली हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। यदि कोई बोन अपने जॉइंट से डिसलोकेट हो गई है तो आपको बैंडेज का इस्तेमाल करके उसे इमोबलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। मींस बैंडेज के इस्तेमाल से उसके मूवमेंट को स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कभी भी अपने हाथ से उस जॉइंट को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सीधा हमें एथलीट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड के एम और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड पहली मेडिकल हेल्प होती है जो विक्टिम या इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट यानी ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कराई जाती है जब तक कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी या फिर डॉक्टर ना आ जाएं। और सबसे पहली बार फर्स्ट एड नाम का इस्तेमाल सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने सन 1879 में इंग्लैंड में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विक्टिम के जीवन की सुरक्षा। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसके मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसे 3P के नाम से जाना जाता है। पहला P डिनोट करता है प्रिजर्व लाइफ, दूसरा है प्रिवेंट डिटोरियोरेशन, तीसरा है प्रमोट रिकवरी। अब इन तीनों को हम अच्छे से समझते हैं। इसमें सबसे पहला P डिनोट करता है प्रिजर्व लाइफ, जो फर्स्ट एड का सबसे इंपॉर्टेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें विक्टिम की लाइफ को हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर डेथ का भी खतरा है तो भी डेथ के खतरे को हमें मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड है प्रिवेंट डिटोरियोरेशन यानी बिगड़ते हालत से बचाना। इसमें कैजुअलिटी को प्रिवेंट करने की तो कोशिश करनी ही चाहिए, साथ में हमें और हालत ना खराब हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। थर्ड P डिनोट करता है प्रमोट रिकवरी। ऊपर की दोनों चीज करने के बाद हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि विक्टिम जल्दी से जल्दी रिकवर हो यानी कि वो ठीक हो जाए। इसके लिए पास के इमरजेंसी मेडिकल हेल्प और डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। स्क्रीन पे कुछ और आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, उन्हें भी आप नोट कर लें। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
व्हाट डू यू मीन बाई प्राइसर? PRICER। इसका आंसर है P फॉर प्रोटेक्शन, R रेस्ट, आइस कॉम्प्रेशन, एलिवेशन एंड लास्ट R स्टैंड फॉर द रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिहेबिलिटेशन का हिंदी मीनिंग होता है पुनर्वास। रिहेबिलिटेशन एक तरह का ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें इंजर्ड एथलीट ने इंजरी की वजह से जो भी अपनी स्टेमिना, स्ट्रेंथ और फिटनेस खोई है उसे वापस रिस्टोर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे वो नॉर्मल होकर दोबारा से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए मदद ली जाती है फिजियोथेरेपी, मसाज और करेक्टिव एक्सरसाइज की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, उन्हें भी आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन आपके लिए, वाई डू वी अप्लाई आइस फॉर एन एक्यूट इंजरी इंस्टीड ऑफ हीट मॉडलिटीज? यानी कि हम एक्यूट इंजरी के लिए नॉर्मली आइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों नहीं हीट मॉडलिटीज जैसे कि गर्म पानी, डायाथर्मी, वर्लपूल बाथ और वैक्स बाथ जैसी हीट मॉडलिटीज का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा यह एफर्ट अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।